जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका संकट मोचन आईएएस में। तो पिछले कई सारी वीडियो में हम लोगों ने भूगोल का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, भारत के राज्यों के बारे में आदि में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने हिमालय और उसके दर्रे के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाकर देखिए, आपको जो है ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। और आज की वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो है हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बनता है, या तो वो भारत की नदियों से हो, या सहायक नदियों से हो, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हो, या फिर झील से हो, या फिर जलप्रपात से हो। तो इससे जो है हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है नदी के साथ साथ जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग झील और जलप्रपात के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। भारत की जो नदियां हैं वह दो प्रकार से अपना जल गिराती है। या तो वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, या तो वो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। भारत की नदियों का कुल 77% जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है या गिरता है, और कुल 23% जल जो है वो अरब सागर में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये सब नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। और भारत की नदियों को जो है दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। सबसे पहले एक होता है हिमालयी नदियाँ, एक होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो होती हैं यह 12 मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें जो है हिमनद और वर्षा दोनों से जो है जल की प्राप्ति होती है, इसलिए यह जो है 12 महीने अपना जल धारण किए हुए रहती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वह मौसमी नदियाँ हैं, क्योंकि इन्हें जो है केवल वर्षा से ही जल की प्राप्ति होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं वह मौसमी होती हैं, और हिमालयी जो नदियाँ होती हैं वह 12 मासी नदियाँ होती हैं। तो हम लोग जो है हिमालयी नदियों के अंतर्गत सबसे पहले गंगा के बारे में देख लेते हैं, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और गंगा के बारे में समझने से पहले जो है हम लोग पंचप्रयाग के बारे में समझते हैं। तो पंचप्रयाग के बाद ही गंगा का शुरुआत होता है। तो पहले हम पंचप्रयाग देख लेंगे, फिर हम गंगा के बारे में देखेंगे। तो यदि हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा जो है कुल हमारे भारत में 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा की जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं गंगा कैसे बनता है, तो सबसे पहले आते हैं हम संतोपथ हिमानी से जो है दो गंगा निकलती है। एक निकलती है विष्णु गंगा, और एक निकलती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है विष्णु प्रयाग में जाके विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, और विष्णु प्रयाग मिलने के बाद ये अलकनंदा का निर्माण करती हैं। और अलकनंदा से जो है आगे लेफ्ट साइड से एक नदी आके मिलती है, ये होती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है और यह नंद प्रयाग में आकर मिलती है। फिर लेफ्ट साइड से एक और नदी आके मिलती है, यह है पिंडार नदी। लेफ्ट साइड से एक और नदी आके मिलती है, यह है पिंडार नदी, और यह है कर्ण प्रयाग। और फिर दाहिने दाहिने तरफ से मंदाकिनी आकर मिलती है। दाहिने तरफ से मंदाकिनी आकर मिलती है, और यह है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी आकर मिलती है, और यहाँ पे भगीरथी आके मिलती है, भगीरथी, और यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब भगीरथी और अलकनंदा मिलती है, यहीं से यह गंगा कहलाती है। और जब आगे जाती है तो गंगा उत्तराखंड में प्रवाहित होते हुए जो है हरिद्वार में जो है मैदानी भाग में उतरती है। और ये मैदानी भाग में उतरने के बाद यूपी में प्रवाहित होती है। यूपी में यह जो है बिजनौर जिला से प्रवाहित होते हुए यूपी के 28 जिला में बहती है, और बलिया जिले से यूपी से निकल जाती है, और यह जो है बक्सर जिले में प्रवेश करती है, और झारखंड के साहिबगंज से सीमा लगाते हुए यह पश्चिम बंगाल में दो भागों में विभाजित होती है। एक जो उत्तरी भाग जो पूर्व की ओर जो चला जाता है इसे भगीरथी बोलते हैं, और जो दक्षिण की ओर चला जाता है इसे हुगली बोलते हैं। और यही भगीरथी नदी का जो धारा है यह आगे चलकर बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाता है। इसे बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। हम लोग गंगा के सहायक नदियों के बारे में समझ लेते हैं। गंगा के सहायक नदियों की बात करें, जो कि उत्तर से मिलती है, गंगा की सहायक नदियाँ एक क्रम में इस प्रकार से। सबसे पहले ये रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। सबसे पहले यह है रामगंगा। सबसे पहले रामगंगा, यह है गोमती। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा जो है कन्नौज के पास आकर गंगा से मिलती है। फिर गोमती जो है गाजीपुर के पास आकर मिलती है, और घाघरा जो है छपरा के पास आकर मिलती है। गंडक सोनपुर के पास आकर मिलते हैं। कोसी जो है कटिहार के कुर्सेला के पास आकर मिलती है, और महानंदा जो है पश्चिम बंगाल में जाके मालदा के पास आकर मिलती है। और इसके बाद जो है गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक होता है जो पूर्व की ओर जाता है भगीरथी, और जो पश्चिम की ओर जाता है हुगली। और यही भगीरथी आगे चलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये बंगाल है, और यहाँ पर ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और पद्मा में और बांग्लादेश में जो है इस तरफ से आके ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है।
जो कि जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये पद्मा और जमुना जब आपस में जब मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। जब पद्मा और जमुना एक दूसरे से मिलती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है, और मेघना के नाम से ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और यही पद्मा और जमुना जब बढ़ती है तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है वहाँ के पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के कारण उसका जो नाम है सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं इसके दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों की, तो यह जो है यमुना है, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यह यमुना है। और यमुना जो है प्रयागराज के पास आकर गंगा से मिलती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह सोन जो है पटना के पास आकर गंगा से मिलती है। और यह है पुनपुन जो है फतुहा के पास आकर गंगा से मिलती है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है हमारे प्रयागराज से लेके हुगली तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हमारे प्रयागराज से लेके कलकत्ता बंदरगाह हुगली तक फैला हुआ है। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं यमुना के सहायक नदियों की, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वह इस प्रकार से, यह है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चंबल, सिंध और बेतवा और केन जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो उत्तर से आकर मिलती हैं? सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दक्षिण से मिलती है यमुना मिलती है, सोन मिलती है और पुनपुन मिलती है। और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अगर हम बात करते हैं कोसी की, तो कोसी जो है यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। और चंबल नदी पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो चंबल नदी पर 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। एक है गांधी सागर, एक है जवाहर सागर, एक है राणा सागर। हम जो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, हम जो इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गांधी और जवाहर ने राणा को चाबुक से पीटा। तो मतलब गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर हो गया, चाबुक का मतलब हो गया चंबल नदी। तो गांधी और जवाहर ने राणा को चाबुक से पीटा। तो यह नदी के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। और इस प्रकार से हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो है मैप बनाकर जो है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के बारे में भी देखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो मैप के माध्यम से अन्य नदियों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा भारत है। हम जानते हैं कि हमारे भारत के जो उत्तर में है यहाँ पे हिमालय स्थित है, और हिमालय के इस तरफ जो है एक झील स्थित है, मानसरोवर झील। इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से कुल 3 नदियाँ निकलती हैं। यह 3 नदियों का उद्गम स्थल है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी निकलती है। फिर यहाँ से निकलती है सतलज नदी निकलती है, और इस तरफ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर यदि हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर के सिंघी खमान हिमनद से निकलती है। और ये हमारे भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से प्रवेश करते हुए, गुजरते हुए। और ये सिंधु नदी की यदि हम बात करते हैं, सिंधु नदी जो है मानसरोवर के सिंघी खमान हिमनद से निकलती है, और ये हमारे भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात यह जो है अपना जल अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और यदि हम सिंधु के सहायक नदी की बात की जाए, तो सिंधु की सहायक नदी जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। इसका क्रम इसी प्रकार है। तो सबसे पहले आता है झेलम, उत्तर से दक्षिण का क्रम जो इसी प्रकार, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर इसके हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, चेनाब जो है वह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो झेलम का जो उद्गम स्थल है वो शेषनाग झील है। चेनाब जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है, और रावी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज जो है मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है। इसको याद रखना दोस्तों आसान है, जैसे कि जिसको नाक काटेगा तो वो झेलेगा। तो झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है। और र से रावी, र से रोहतांग दर्रा, तो रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है। ब्यास तो याद रहेगा ब्यास कुंड। सतलज जो है राकसताल से निकलती है, और चेनाब जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है। और अगर यदि हम इस पर उपस्थित बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, तो झेलम पर जो है 2 बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला है तुलबुल और दूसरा है उड़ी। तुलबुल और उड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो वो झेलम पर स्थित है। और चेनाब नदी पर 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। पहला है सलाल, दूसरा है बगलीहार और तीसरा है दुलहस्ती। यदि हम बात करते हैं चेनाब पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, पहला है सलाल, फिर बगलियार, फिर है दुलहस्ती। और रावी नदी पर कौन कौन सा परियोजना है, तो सबसे पहले आता है थीन बांध।
थिन बांध परियोजना, रंजीत सागर परियोजना और चमेरा बांध। ये सब जो है रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर कौन कौन सा है? थिन बांध, रंजीत सागर और चमेरा बांध। यदि हम ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी पर दो है, पोंग और मंडी। पोंग और मंडी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर है। और हम सतलज नदी की बात करते हैं, सतलज नदी की तीन है। सबसे पहले आता है नाथपा झाकड़ी, फिर आता है कोलडैम परियोजना, और एक सबसे महत्वपूर्ण आता है भाखरा नांगल परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना जो है यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और यहाँ पे भाखरा नांगल से जो दक्षिण में है, यहाँ से एक नहर निकाला गया जिसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर जो है हमारे राजस्थान को जो है सिंचित करता है। और ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है और सतलज है। अब ब्यास एक सिंधु नदी का एक ऐसा सहायक नदी है जो कि केवल और केवल जो है भारत में ही प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे मानसरोवर के चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है और इसे जो है तिब्बत में जो है सांगपो कहा जाता है। और ये पूर्व की ओर बहते हुए जो है हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में। और ये असम के पश्चात जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। और इस तरफ से आती है पद्मा। जब जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मिलती है तो ये मेघना कहलाती है। और ये मेघना के नाम से ये अपना जो जल है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और पद्मा और जमुना के द्वारा जो मेघना जो बनाया गया है उसी के मुहाने पर है जो एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण जो इस डेल्टा का जो नाम है सुंदरवन डेल्टा पर है। और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी का जो सहायक नदी है और सबसे पहले है तिस्ता, फिर है संकोश, फिर आता है मानस, फिर आता है धनसिरी, फिर आता है सुबनसिरी, फिर आता है दिबांग और लोहित। ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम लोग जो है अन्य नदियों के बारे में देखते हैं। तो भारत के अन्य नदियों में एक आता है हमारे छोटा नागपुर के पठार से जो है एक नदी निकलती है, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है हमारे बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हमारे स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर नदी पर ही 1948 ईस्वी में बनाया गया था। और यह जो है हमारे अमेरिका के टेनेसी नदी के आधार पर बनाया गया था। और इस पे जो बनाया गया है बांध, इसका दामोदर नदी पर बनाया गया है पंचेत डैम जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। और दामोदर का एक सहायक नदी है बराकर नदी पर बनाया गया है मैथन डैम और बाला पहाड़ी डैम। अब हम दूसरी नदी की बात करते हैं। एक नदी है महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सीमा श्रेणी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो महानदी पे जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर ही हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। और इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 25 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। और यदि महानदी के सहायक नदी की बात किया जाए, महानदी का जो सहायक नदी है वह है शंख, तेल, जोंक और शिवनाथ। ये सब जो है महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद आती है गोदावरी नदी जो है हमारे महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी जो है हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई के कारण जो है इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम गोदावरी नदी के सहायक नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वह हैं पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता तथा मंजरा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाया गया है उसका नाम है पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी जो है हमारे महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है। इसकी जो लंबाई है यह 1400 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
और कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना तथा घाटप्रभा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और घाटप्रभा है। और कृष्णा के अगर यदि बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो कृष्णा पर मुख्यतः दो बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहले नागार्जुन सागर और एक है श्रीशैलम बांध। तो इसको याद रखना आसान है क्योंकि जहाँ जहाँ कृष्णा होंगे वहाँ पे अर्जुन होगा। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है क्योंकि कृष्ण भगवान थे, इसलिए इनके आगे श्री लगाया जाएगा। तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है। और हम बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है हमारे कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये भारत में कुल 800 किलोमीटर बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कावेरी नदी जल विवाद जो है, कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी को जो जल विवाद है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद। इसके सहायक नदी की बात की जाए तो अमरावती, लक्ष्मणा, भवानी। इसके यदि सहायक नदी की बात की जाए तो अमरावती, लक्ष्मणा और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। और अगर यदि कावेरी पर बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया जाए तो कावेरी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना एक है शिव समुद्रम और एक है मेट्टूर बांध। शिव समुद्रम मेट्टूर बांध जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ तक दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी में जितने भी महत्वपूर्ण नदियाँ गिरती हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और हम यहाँ देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का अर्थ होता है कि जब नदियाँ जब अपने उद्गम स्थल से लेके मुहाने तक आती है, बहुत सारा गाद, कंकर, पत्थर और मिट्टी बालू लेकर आती है। और यह अपने मुहाने के पास आकर जो है इसका जो रफ्तार होता है वो धीरे हो जाता है। अपने रफ्तार धीरे होने के कारण यह जो है कंकर, पत्थर, बालू को जो है समुद्र में लेके नहीं जा पाती। यह जो है मुहाने पे ही छोड़ देती है। जब मुहाने पे ये छोड़ देती है तो वहाँ पे जो है अनेक प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। तो इन्हीं आकृति को जो है डेल्टा कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी यहाँ पे जो है अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलते हुए जो है यह निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। और यह जो है कहीं पे अपना मुहाना नहीं बनाती है बल्कि यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी को जो है मरुस्थल का गंगा कहा जाता है। फिर इसके नीचे एक नदी आता है, इसको बोलते हैं माही नदी। माही नदी जो है यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके जस्ट नीचे आता है एक नर्मदा नदी और एक आती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुरा के बीच से होते हुए निकलती है। यह है विंध्याचल पर्वत, यह है सतपुड़ा पर्वत और इसके जस्ट नीचे अजंता पर्वत। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुरा के बीच से होते हुए प्रवाहित होती है और ये खंभात के खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यहाँ पे ताप्ती नदी जो है यह सतपुड़ा और अजंता के बीच से प्रवाहित होती है और यह भी अपना जल जो है खंभात के खाड़ी में गिराती है। और अगर नर्मदा नदी के बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ताप्ती नदी के बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो ताप्ती नदी पर जो है उक्कई डैम और काकरापारा डैम यह जो है ताप्ती नदी पर बनाया गया है। और ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी बोलने का मतलब क्या होता है कि यह जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है यह बहुत तीव्रतम ढाल से होते हुए गुजरती है। तीव्रतम ढाल से होने के कारण जो है ये इसका जो रफ्तार होता है दोनों का, यह दोनों बहुत ही अधिक रफ्तार में होता है और ये समुद्र को काटते हुए अंदर चली जाती है। तो वहाँ पे जो है डेल्टा का निर्माण नहीं होता, वहाँ पे गाद जो है जमा नहीं होता है, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण भी नहीं होता है। इसलिए वह डायरेक्ट समुद्र में काटते हुए चली जाती है, तो उसी को जो है एस्चुरी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है भारत के महत्वपूर्ण नदियों और उसके सहायक नदियों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में समझा है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है झील तथा जलप्रपात के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।